और अब इसके बाद ऑडियो ऑफ करना है, ऑडियो ऑफ करना है। ये
नोट कर लिया था। अब बोलो, अच्छे से कल तो आगे चलेगा। और ये वीडियो हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग सबको। हाँ जी, दिखाई दे रहा हूँ मैं। सुनाई दे रहा है सबको आवाज? हाँ जी, सबको गुड मॉर्निंग। सब भाई बच्चे बढ़िया हैं, हेल्थ वगैरह ठीक है? अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हो? हाँ जी, मैं बिल्कुल सही हूँ, और जो सही नहीं है वो भी जल्दी सही हो जाएंगे, टेंशन मत करें। टेस्ट के पोर्शन का मैसेज तो आ ही गया होगा। सिलेबस का मैसेज कल से जाना शुरू हो चुका है। कल सिलेबस नोट करवा दिया गया था, तो आज शायद आपके पास आ जाएगा। अब टेस्ट के अंदर देखो, सबसे पहले अपन बात करें तो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस से लेकर के और वायरल डिजीज तक सारा मॉड्यूल में, जहां गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस दे रखा है वहां से लेकर के वायरल डिजीज तक का पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करें अब। कल जो पढ़ाया था वो भी तो आएगा, अभी तो टेस्ट आपका 23 को है, अभी तो टाइम है ना बिल्कुल। नहीं, पूरे 8 दिन है अभी तुम्हारे पास। ठीक है बच्चों, तो पढ़ना शुरू करें। चलिए जी, अपन अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अमीबिक डिसेंट्री। प्रोटोजोआ डिजीज स्टार्ट हुई थी ना अपनी, मलेरिया पढ़ लिया था, मलेरिया पढ़ लिया था ना। अब अपन पढ़ेंगे अमीबियसिस। क्या पढ़ेंगे? अमीबियसिस। और अमीबियसिस में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे अमीबिक डिसेंट्री। और अमीबिक डिसेंट्री का जो पैथोजन है वो क्या है? एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका। इसका पैथोजन क्या है? एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका, जो एक प्रोटोजोआ है। एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका क्या है? एक प्रोटोजोआ है। और ये प्रोटोजोआ जब आपकी बॉडी में एंटर करता है तो ये एंटर करेगा थ्रू फूड एंड वाटर। कैसे जाएगा ये खाने के साथ जाएगा, फूड एंड वाटर के साथ जाएगा। और खाने के साथ जाने के बाद ये अपनी लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा। अब देखो, जैसे अपन मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हैं, जैसे अपन मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हैं, तो जैसे मान लो सब्जी मंडी गए सब्जी खरीदने के लिए, तो आपने वहां पर एक कुछ लोगों को देखा होगा जो क्या करते हैं, सब्जी वाले के पास जाते हैं और बोलते हैं भैया आलू कैसे दिए, और गाजर उठा करके खा लेते हैं। सब्जी के ठेले पे खड़े हो जाते हैं, रेट आलू को पूछते हैं और गाजर उठा उठा के खाने लग जाते हैं। अब वहां पर जो सब्जियां हैं वो बिना धुली हुई रहती है। वहां पर जो सब्जियां हैं वो क्या है? बिना धुली हुई रहती है। और बिना धुली हुई सब्जियों में एंटमीबा हिस्टोलाइटिका हो सकता है। बिना धुली हुई सब्जियों में क्या हो सकता है? एंटमीबा हिस्टोलाइटिका हो सकता है। और कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा, जैसे सड़क के किनारे पोहे वाला खड़ा है, लोग उसके वहां पर पोहे खा रहे हैं, पास ही में नाली बह रही है, नाली में से मक्खियां उड़ करके आती हैं और खाने के सामान पे बैठ जाती हैं। अब जो मक्खी नाली में से उड़ करके खाने के सामान पर बैठी है, उसके पैरों के साथ चिपक करके, उसके पैरों के साथ चिपक करके
और एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका खाने तक पहुंच जाता है। तो इसकी जो कैरियर्स होती हैं वो क्या है, हाउस फ्लाइज हैं। हाउस फ्लाइज आर एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर। हाउस फ्लाइज एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर। अब वहां से क्या है, जैसे मान लीजिए कि वहां पर कोई इन्फेक्टेड चीज पड़ी हुई है या इन्फेक्टेड पर्सन का फीकल मैटर पड़ा है। अगर इन्फेक्टेड पर्सन का फीकल मैटर पड़ा है और वहां से मक्खियां बैठ बैठ करके आसपास की जगह पर उड़ रही है, तो वो वहां पर एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका फैला रही है। तो ऐसे में अपने को क्या है कि फूड एंड वाटर, ये दो चीजें हैं। फीकल मैटर होता है फीसेस, फीसेस मतलब फीकल मैटर। मैकेनिकल का कैरियर मतलब होता है वो चीज, वो ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर चिपक करके पैथोजन आ जाए। अब हम बात कर रहे हैं कि इन्फेक्टेड पर्सन के फीकल मैटर से, मतलब उसके एक्सक्रिएटा से, फीसेस मतलब एक्सक्रिएटा, वहां से मक्खियां इसको लेकर के आएंगी खाने तक, और खाने से फिर ये हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा। अब अपन देखते हैं कि फिर ये आगे क्या करेगा। ये जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। कहा जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो बताइए एंटामीबा हिस्टोलाइटिका का इन्फेक्शन का मेन सोर्स क्या है। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका के इन्फेक्शन का मेन सोर्स क्या है। अरे फूड एंड वाटर से आएगा। ये कहां से आएगा, फूड एंड वाटर से आएगा। और इसको लेके कौन आएगी, इसको लेके कौन आएगी, मक्खियां। और इसलिए जिस घर में मक्खियां नहीं होती है वहां बीमारियां भी कम होती है। जिस घर में मक्खियां नहीं होती है वहां बीमारियां भी कम होती है, क्योंकि मॉस्किटो और हाउस फ्लाई ये बहुत सारी बीमारियों के कैरियर होते हैं। मॉस्किटो और हाउस फ्लाई क्या है, बहुत सारी बीमारियों के कैरियर होते हैं। तो अपने घर में मक्खी मच्छर नहीं होने चाहिए। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, सिम्टम्स क्या क्या आएंगे अगर किसी इंसान को ये हो गया है, अमीबियासिस हो गया है, तो सिम्टम क्या क्या आएंगे वो देखो। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज हो जाना। कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या है, कब्ज हो जाना। एब्डोमिनल पेन मतलब पेट दर्द होना। क्रैम्प्स मतलब मरोड़ चलना। जैसे आपको याद है ना, पेट में ऐठन होती है, पेट में मरोड़ चलने लग जाती है, तो उस तरह से होता है। तो सिम्टम में क्या है, एक तो कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज हो जाना, एब्डोमिनल पेन मतलब पेट दर्द होना, क्रैम्प्स मतलब पेट में मरोड़ चलना, और उसके अलावा जो स्टूल्स हैं उनमें म्यूकस और ब्लड ब्लड कोट क्लॉट होना। तो इसके अंदर म्यूकस और ब्लड क्लॉट होते हैं। पेट के अंदर ऐठन आकर के पेट दर्द होता है, उसको क्रैम्प्स कहते हैं। और जब भी ये इंसान फ्रेश होने जाएगा तो इसके फीकल मैटर में म्यूकस रहेगी और कभी कभी ब्लड भी हो सकता है। स्टूल मतलब एक्सक्रिएटा। और म्यूकस जो है वो म्यूकस की वजह से ये बिल्कुल एकदम स्लाइमी हो जाएगा। तो ये बीमारी अपन ने पढ़ी, कौन सी पढ़ी थी, एस्केरियासिस। और इसके लिए फिर अपन दवाइयां लेंगे, एल्बेंडाजोल वगैरह की दवाई लेंगे। क्या लेंगे, एल्बेंडाजोल वगैरह लेंगे। तो सबसे पहली बात तो है हाइजीन का ध्यान रखना है अपने को, क्योंकि फैलेगी ना ये। तो प्रोटोजोआ के ऊपर क्या है, कवरिंग होती है, इसलिए वो सरवाइव कर जाता है। चलिए जी, एस्केरियासिस। म्यूकस का कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है। एस्केरियासिस की बात करें, एस्केरियासिस का पैथोजन होगा एस्केरिस। और एस्केरिस को अपन क्या बोलते हैं, कॉमन राउंड वॉर्म। एस्केरिस को क्या बोलते हैं, कॉमन राउंड वॉर्म। अब जो इसके एग्स होते हैं वो इन्फेक्टेड पर्सन के फीकल मैटर के साथ बाहर आते हैं।
इसके जो एग्स होते हैं वो इन्फेक्टेड पर्सन के फीकल मैटर के साथ बाहर आते हैं और वहां से वो सॉइल में मिल जाते हैं। जैसे आपको याद होगा कई जगह लोग खुले में फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं, घर में टॉयलेट यूज नहीं करते हैं, बनवाते ही नहीं है, बाहर खुले में जाते हैं, तो इस वजह से होता है। तो यहाँ पर देखो जहां पर वो एक्सक्रिएटा करके आ रहा है वहां की मिट्टी कंटामिनेटेड हो गई है, वहां के आसपास का पानी कंटामिनेटेड हो गया है। एस्केरिस अर्थवर्म नहीं, ये राउंड वर्म होता है। और हम बात करते हैं कि वहां उगने वाले पेड़ पौधे भी इससे कंटामिनेटेड हो जाते हैं। तो इस तरह से इसका इन्फेक्शन फैलेगा। अब हेल्दी पर्सन को कंटामिनेटेड वाटर अगर वो ले रहा है, वेजिटेबल ले रहा है जिसके अंदर एस्केरिस के अंडे हैं, ऐसा पानी पी लेता है, ऐसी सब्जी खा लेता है या ऐसे फल खाता है, मतलब हम जब भी कोई फल और सब्जी खरीद के लाएं हम उन्हें अच्छे से धो लें। बिना धुले हुए सब्जी फल या सलाद खाने से ये सारे इन्फेक्शन होते हैं। तो अगर आप जैसे मार्केट से गाजर लेकर के आए और अगर आपने बिना धोए खा ली तो फिर उससे आपको अमीबियासिस भी हो सकता है। अगर उसमें एस्केरिस के एग्स हैं तो आपको एस्केरियासिस भी हो सकता है। इसलिए अपने को हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए और खाने पीने की चीजें जैसे वेजिटेबल है, फ्रूट वगैरह है, ये सब धो करके खाने चाहिए। अंदर नहीं जाता है क्योंकि मिट्टी में है ना, तो उनके ऊपर चिपक जाता है ये। अब जैसे कोई इंसान बीमार है, उसको एस्केरियासिस हो गया है और वो बाहर जा करके फ्रेश होता है, बाहर जा करके फ्रेश होकर के आता है, तो फिर वहाँ की मिट्टी में मिल जाएगा ये, वहाँ के पानी में चला जाएगा, वहाँ जो पेड़ पौधे हैं उनमें चला जाएगा। अगर कोई इंसान फ्रेश होने के लिए खेत पर ही चला गया है तो वहाँ खेती में जो भी प्लांट्स होंगे उनमें चला जाएगा और इस तरह से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाएगा। पैरासाइट के अंडे मतलब एस्केरिस, क्योंकि यहाँ पैरासाइट एस्केरिस ही है आपके पास। अब देखिए सिम्टम्स क्या क्या होंगे। सबसे पहले तो इंटरनल ब्लीडिंग, क्योंकि एस्केरिस जो है ये अपने रहने की जगह बनाएगा, अंदर रहने की जगह बनाएगा तो वहां पर ये छेद करेगा और मस्कुलर पेन होगा। भाई जैसे मान लो अगर ये इंटेस्टाइन में रहने की जगह बनाता है तो वहां पर छेद करेगा और वहां पर छेद करेगा तो उससे ब्लीडिंग होगी। उसके अलावा मसल्स में पेन होगा क्योंकि मसल्स में भी जाएगा ये। बुखार तो आना है ही सही, एनीमिया हो जाएगा इससे। और इंटेस्टाइन के अंदर अगर इनका नंबर ज्यादा बढ़ गया तो इंटेस्टाइनल पैसेज को ये बंद कर देंगे। भाई अपना नंबर इंटेस्टाइनल पैसेज में बढ़ाएंगे और जब इंटेस्टाइन में छेद हो जाएंगे तो ये इंसान जब फ्रेश होने जाएगा तो वहां पर ब्लड हो सकता है। क्या हो सकता है? वहां पर ब्लड हो सकता है। साइज में बहुत छोटा होता है और इसके लिए भी अपन क्या देते हैं? इसके लिए भी अपन एल्बेंडाजोल देते हैं, एल्बेंडाजोल देते हैं। एल्बेंडाजोल की आप सिंगल टेबलेट ले लो, उससे ये ठीक हो जाता है। अब आगे अपन देख रहे हैं एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस। एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस पैथोजन कौन होगा? वुचेरेरिया ब्रैंकोफ्टी या वुचेरेरिया मेलाई, और इसको अपन बोलते हैं फाइलेरियल वॉर्म। क्या कहा जाता है इसको? फाइलेरियल वॉर्म कहा जाता है। ये पैथोजन जो है फीमेल मॉस्किटो के काटने से होता है। ये किससे हो रहा है? ये फीमेल मॉस्किटो वेक्टर के काटने से हो रहा है। अब इसके अंदर फीमेल क्यूलेक्स भी होती है और एडीज मॉस्किटो भी होता है।
तो 2 मच्छर हैं, एक तो फीमेल और दूसरा एडीज इजिप्टी मॉस्किटो के काटने से भी ये होता है। सिम्टम्स क्या क्या होंगे, ये देखो ये फाइलेरियल वर्म है, तो ये जाएगा अपने, एडीज भी फीमेल ही होगा, इसके अंदर ये स्लो डेवलपिंग क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑर्गन इन विच पैथोजन लिव फॉर मैनी ईयर्स। जिस ऑर्गन में ये जा रहा है वहां पर इन्फ्लामेशन कॉज करता है। इन्फ्लामेशन क्या बताया था पहले बताओ? इन्फ्लामेशन बताया था पेनफुल स्वेलिंग। इन्फ्लामेशन क्या बताया था? पेनफुल स्वेलिंग बताया था। तो जैसे ये पैरों में चला गया, अगर ये पैरों में चला गया तो बताइए पैरों में इन्फ्लामेशन होगा या नहीं? और अगर हाथों में चला गया तो वहां भी इन्फ्लामेशन हो जाएगा। और ये बीमारी कभी ठीक नहीं होती है, ये बीमारी कभी ठीक नहीं होती है। इसलिए क्रॉनिक का मतलब लंबे समय तक चलने वाला, क्रॉनिक का मतलब क्या है? लंबे समय तक चलने वाला इन्फ्लामेशन है, क्योंकि ये आराम से ठीक नहीं होगा, ये कई सालों तक चलता है। दवा ले लोगे तो सिम्टम्स रिड्यूस हो जाएंगे, लेकिन अगर वर्म अंदर बच गया है तो दोबारा से सिम्टम आ जाएंगे, तो इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है। अब जैसे पैरों की लिम्फ वेसल में सबसे ज्यादा जाता है, सबसे ज्यादा कहाँ जाता है? पैरों की लिम्फ वेसल में जाता है, और पैरों की लिम्फ वेसल में जाता है। अब देखो इससे जेनिटल ऑर्गन्स पर भी इफेक्ट पड़ता है, और उनमें भी ग्रॉस डिफॉर्मेलिटी होती है। तो डॉक्टर क्या करता है, जिस पैर में इन्फ्लामेशन हो रहा है वहां ऑपरेशन करता है, जिस पैर में इन्फ्लामेशन हो रहा है वहां ऑपरेशन करके वहां का लिम्फ बाहर निकालता है, और वहां का लिम्फ बाहर निकालेगा तो उसके साथ जो वर्म होगा वो भी बाहर आ जाएगा। ग्रॉस डिफॉर्मेलिटी का मतलब होता है उसका शेप और साइज बिगड़ जाता है, शेप और साइज बिगड़ जाता है जैसा फोटो में दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप ग्रॉस डिफॉर्मेलिटी देख सकते हैं। अगर इन्फेक्शियस मॉस्किटो ने काटा है दूसरे हेल्दी पर्सन को तो उससे भी फैल जाएगा। अब जैसे इसका ये पैर यहाँ से यहाँ तक सूज गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है, तो हम इसको में सर्जरी करेंगे। सर्जरी करके यहाँ जो वर्म अंदर जमे हुए हैं उनको निकालना पड़ेगा, तब जाके ये पैर नॉर्मल होगा। लेकिन अगर एक आध वर्म भी छूट गया है अंदर तो दोबारा से हो जाएगा, और इसको मॉस्किटो फैलाता है। लेकिन मॉस्किटो एनोफिलीज नहीं, कौन फैलाता है? क्यूलेक्स मॉस्किटो फैलाता है। तो वर्म बहुत सारे होते हैं, क्यूलेक्स मॉस्किटो से फैलता है, एडीज मॉस्किटो से फैलता है। तो इसके अंदर डायग्राम अपन ने एनसीईआरटी वाला ही लिया है। डायग्राम किसका लिया है? एनसीईआरटी वाला लिया है। और ये हेलमिंथ डिजीज पढ़ रहे हैं अपन। कौन से डिजीज पढ़ रहे हैं? हेलमिंथ डिजीज मतलब वर्म से होने वाली। एनिमल डाइवर्सिटी में पढ़ा है ना आपने प्लेटी हेलमिंथीज, इसका मतलब वर्म्स में होने, वर्म के थ्रू होने वाली बीमारी है ये। अब अगर ये इस वाले पैर में भी चला जाएगा तो यहाँ भी इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ठीक है, तो मॉस्किटो की अलग अलग स्पीशीज होती हैं, क्यूलेक्स भी होती हैं, एनोफिलीज भी होती हैं, एडीज भी होती हैं, लेकिन सब अलग अलग बीमारियां फैलाते हैं। अब इसके अंदर अपन देख रहे हैं ये अपने पास वर्म से थी, पैर में भी हो सकता है, हाथ में भी हो सकता है, जिस ऑर्गन में ये वर्म चला जाएगा वहां हो जाएगा। ये डिजीज जनरेशन बाय जनरेशन वर्म कैसे जाएगा, आप एक बताओ, मदर से फादर में कैसे जाएगा, बच्चे में कैसे जाएगा? क्रोमोसोम जाते हैं या वर्म जाते हैं? ये 100% क्योरेबल नहीं है, केवल सिम्टम रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि वर्म पूरे नहीं निकल पाते हैं।
चलिए जी आगे चलते हैं अपन। रिंग वॉर्म, रिंग वॉर्म को अपन बोलते हैं दाद खाज खुजली। रिंग वॉर्म को क्या बोलते हैं? दाद खाज खुजली की बीमारी, इसको रिंग वॉर्म कहते हैं। ये सबसे ज्यादा मिलने वाली इन्फेक्शियस डिजीज है और बहुत तेजी से फैलती है ये, इसको रिंग वॉर्म कहते हैं। रिंग वॉर्म में पैथोजन होता है फंगस। रिंग वॉर्म में पैथोजन क्या होता है? फंगस होता है। और उसके जेनेरा जो होते हैं वो 3 जेनेरा हैं। 3 जेनेरा कौन कौन से हैं? माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटोन और ट्राइकोफाइटोन, ये 3 फंगल जेनेरा है। 3 फंगल जेनेरा है, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटोन और ट्राइकोफाइटोन। और इनसे होता है रिंग वॉर्म। इनसे क्या होता है? रिंग वॉर्म। लेकिन ये कब मिलेंगे? ये तीनों फंगल जेनेरा जब हीट और मॉइस्चर से मिल जाएंगे। ये तीनों फंगल जेनेरा जब किससे मिल जाएंगे? हीट और मॉइस्चर से मिल जाएंगे, तो फंगल इन्फेक्शन हो जाएंगे। अब देखिए सिम्टम क्या क्या होंगे। अपीयरेंस ऑफ ड्राई, सूखे, ड्राई का मतलब सूखे, स्केली लीजन, पपड़ीदार चकते। ड्राई स्केली लीजन मतलब सूखे पपड़ीदार चकते ऑन द वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी के कई सारे हिस्सों पर हो सकते हैं। स्किन समझते ही हैं, नेल्स समझते ही हैं, सिर की जो स्किन होती है, स्किन ऑफ हेड, अंडर हेयर, स्किन ऑफ हेड, इसको स्कैल्प कहते हैं। तो देखो स्किन के ऊपर, नाखून के ऊपर और सिर की स्किन के ऊपर सफेद पपड़ीदार चकते बन जाते हैं। डैंड्रफ अलग होता है और ये अलग होता है, दोनों में डिफरेंस है। डैंड्रफ फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है। अब इसके अंदर अपन देख रहे हैं ये जो सफेद पपड़ीदार चकते बनते हैं, इनमें भयंकर खुजली होती है, इंटेंस इचिंग। इनके अंदर क्या होती है? बहुत तेज खुजली मचती है। और हीट और मॉइस्चर इनको ग्रो करने में मदद करता है। फंगल इन्फेक्शन को ग्रो करने में हीट और मॉइस्चर का रोल होता है। इसलिए आपने देखा होगा बरसात के दिनों में ज्यादा फंगल इन्फेक्शन होते हैं, गर्मी के दिनों में भी ज्यादा फंगल इन्फेक्शन होते हैं, क्योंकि हीट और मॉइस्चर इनको ग्रो करने में हेल्प करता है। अब जिन जगह पर पसीना ज्यादा आता है वहां पर फंगल इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं। लीजन मतलब स्पॉट्स मान लो, या पपड़ी वाले चकते मान लो। अच्छा तो बताइए पसीना कहाँ कहाँ ज्यादा आता है? जैसे जहां स्किन फोल्ड होती है, जैसे अंडर आर्म की बात करें, इधर इधर यहाँ पर पसीना आता है, गर्दन में कॉलर के पीछे यहाँ पर पसीना आता है, हाथों की उंगलियों के बीच में पसीना आता है, पैरों की उंगलियों के बीच में पसीना आता है, जॉइंट्स पर पसीना आता है। तो ऐसे में फंगल इन्फेक्शन के चांसेस भी कहाँ ज्यादा होंगे? उस जगह पर ज्यादा होंगे जहां हीट और मॉइस्चर मिलेगा। ग्रोइंग रीजन में हो जाएंगे, स्किन फोल्ड में हो जाएंगे, यहाँ सब। तो यहाँ सब आराम से फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। फिर अब देखो रिंग वॉर्म ज्यादातर मिट्टी में मिलता है। रिंग वॉर्म जनरली कहाँ मिलता है? मिट्टी में। या अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन की चीजें इस्तेमाल कर रहे हो, या आप इन्फेक्टेड पर्सन की चीजें इस्तेमाल कर रहे हो, तो उससे भी हो सकता है। जैसे अगर आपके घर में किसी के फंगल इन्फेक्शन हो रहा है और आप उसका टॉवल यूज कर लेते हैं, उसके कपड़े इस्तेमाल कर लेते हैं, या अगर किसी के सिर में फंगल इन्फेक्शन हो रहा है और अगर आप उसका कंघा इस्तेमाल कर लेते हो, तो उससे भी हो जाता है। ग्रोइंग का मतलब होता है पैरों की स्किन,
जेनिटल ऑर्गन के आसपास की स्किन वो ग्रोइंग रीजन होती है। अब आप इसको इलाज पूछ रहे हैं, तो इलाज इसके अंदर एंटी फंगल क्रीम, पाउडर और लोशन इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटी फंगल क्रीम, पाउडर और लोशन, आपने देखा होगा कि टीवी पर बहुत सारे ऐड भी आते हैं, नहीं? जैसे बीटेक मल्लम पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं, इच गार्ड, रिंग गार्ड, जालिम लोशन, ये कई सारे तरीके के आते हैं। तो ये सब क्या है? एंटी फंगल हैं। ये सब क्या है? एंटी फंगल हैं। सपट लोशन जैसे भुवनेश जी कह रहे हैं, ओरल टैबलेट्स भी दी जाती हैं, फ्लूकानोजोल की ओरल टैबलेट दी जाती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज कर लें, लेकिन जलन बहुत तेज लगेगी। तो ये सारी चीजें अपने को याद रखनी है। अब देखिए, इस तरह का दिखाई देता है ये फोटो, आपको एनसीईआरटी में भी दिख जाएगा। अब इसके ये यहाँ देखो, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पूरा रिंग वॉर्म हो रहा है, दाद हो रहा है यहाँ, तो ये रिंग वॉर्म इसको कहते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। हाँ, दादी कहते हैं, रिंग वॉर्म मतलब दादी होता है, हिंदी में उसको दादी कहते हैं। तो इसको चिन में हो गया है, ठीक है। तो ये अपने पास क्या था? रिंग वॉर्म। अच्छा बताइए, रिंग वॉर्म के लिए कितने फंगल जेनेरा जिम्मेदार हैं? तीनों के नाम बताओ। माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटोन और ट्राइकोफाइटोन। माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटोन और ट्राइकोफाइटोन। और अगर ये तीनों फंगल जेनेरा किससे मिल गए? हीट और मॉइस्चर से। किससे मिल गए? हीट और मॉइस्चर से। तो फिर फंगल इन्फेक्शन हो जाएंगे। इसलिए अपने को क्या है, घर में अपना जो तौलिया है या जो टॉवल है वो अलग रखना चाहिए, अपना कंघा भी अलग होना चाहिए। इसके अलावा हमें दूसरों के इस्तेमाल किए हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए, कपड़े भी अपने खुद के इस्तेमाल करने चाहिए। और अगर किसी के फंगल इन्फेक्शन हो गया है और वो ठीक हो गया है, तो उसको अपने कपड़े गर्म पानी में उबाल करके धो लेने चाहिए, वरना फंगल इन्फेक्शन दोबारा से रीअकर हो सकता है। ठीक है बच्चों, ये अपने पास था फंगल इन्फेक्शन। इसके बाद देखो, इन्फेक्शियस डिजीज से कैसे बचा जाए। इन्फेक्शियस डिजीज से कैसे बचा जाए? तो जैसे कई सारी बीमारियां हैं जो फूड एंड वाटर से फैलती है। कई सारी बीमारियां किससे फैलती है? फूड और वाटर से फैलती है, जैसे कि टाइफाइड है, अमीबियासिस है, एस्केरियासिस है। तो इससे बचने के लिए हमको पब्लिक हाइजीन मतलब आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। आपको याद है इंडिया में स्वच्छ भारत अभियान चला था, याद है ना? कचरे वाला सुबह सुबह आ जाता है कचरा लेने, वो किसके लिए आता है? पब्लिक हाइजीन को मेंटेन करने के लिए आता है। इसके अलावा अपने को खुद की हाइजीन पर भी ध्यान रखना चाहिए। खुद की हाइजीन पर भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे खुद को भी अपनी शरीर की साफ सफाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि संडे के संडे ही नहाना चाहिए, डेली नहाना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, नाखून काटने चाहिए, बाल सही करने चाहिए। हमेशा साफ पानी ही पिए। खाना में सब्जी और फल वगैरह जो हैं वो धो करके खाएं। ऐसा नहीं कि मार्केट में जा रहे हो, थैली में अंगूर लेके आ रहे हो और रास्ते में खाते ही आ रहे हो। जहां कहीं भी घूमने के लिए गए, चाय वाला दिख गया, अल्लाह भैया पानी पिला दे, उसने टंकी का पानी पिला दिया, हो सकता है उसमें अमीबा हो। इसलिए खाने का और पीने के पानी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। बिस्लरी नहीं तो घर से पानी की बोतल तो ले जा सकते हो, उसमें खर्चा भी कम होगा और साफ पानी मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए जी आगे अपन देखते हैं कि पब्लिक हाइजीन के क्या मेजर्स हैं। ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सबसे पहले तो जो भी वेस्ट है उनका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, एक्सक्रिएटा बाहर नहीं करना चाहिए।
इसके अलावा जितनी भी हमारे घर में पानी की स्टोर करने की जगह है, पूल वगैरह है, टंकियां हैं, उनकी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, उनको समय समय पर साफ करना चाहिए। इसके अलावा जहां पर शादी ब्याह में खाना पक रहा हो, लार्ज स्केल पे खाना पक रहा हो, वहां पर भी अपने को हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करनी चाहिए। अब साहब जैसे अभी कोरोना फैल रहा है, वायरस से फैल रहा है ना, हवा से फैल रहा है, ऐसे निमोनिया भी हवा से फैलता है, ऐसे कॉमन कोल्ड भी फैलता है। इनसे बचने के लिए क्या करें? इनसे बचने के लिए हमें दूरी बना कर रखनी चाहिए, इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रहना चाहिए, उसने जो सामान इस्तेमाल किए हैं उनसे भी दूर रहना चाहिए, मास्क लगा करके रखना चाहिए। अच्छा साहब, मलेरिया से कैसे बचें, फाइलेरियोसिस से कैसे बचें, जो इंसेक्ट से फैलती है उनसे कैसे बचें? तो जहां पर ये ब्रीडिंग करते हैं, जैसे अच्छा बताइए, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो का ब्रीडिंग ग्राउंड क्या है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो पानी में एग ले करेगी ना, इसलिए अपने को जितना भी घर के आसपास गंदा पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। अगर आसपास गंदा पानी जमा होगा तो मॉस्किटो के ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाएंगे। अगर कहीं पर बहुत सारा पानी इकट्ठा हो रहा है तो वहां पर अपन गैम्बूशिया फिश डाल सकते हैं। जब कूलर इस्तेमाल नहीं हो रहा हो तो कूलर का पानी खाली कर सकते हैं। और गैम्बूशिया फिश क्या करेगी बताइए? किसको खा जाएगी? मॉस्किटो के लार्वा को खा जाएगी। ठीक है, तो ये प्रिवेंशन के मेथड पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? प्रिवेंशन के मेथड पढ़े हैं। आसपास घर के पानी नहीं जमा होने देना चाहिए, कूलर वगैरह की साफ सफाई होनी चाहिए, मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए, गैम्बूसिया मछली छोड़नी चाहिए। इसके अलावा कीड़े मारने की दवाइयाँ नालियों वगैरह में जहाँ भी दलदल है वहां पर ये दवा छिड़कनी चाहिए। इसके अलावा घर की खिड़की और दरवाजों पर मच्छर जाली लगा लेनी चाहिए। ये सारी चीजें हैं। अब ये सारे के सारे प्रिवेंशन के मेथड बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, खास तौर पर ऐसी जगह जहां बीमारियां फैल रही हैं। याद है आपको पिछले 2 साल पहले डेंगू बहुत ज्यादा फैला था? अरे फैला था या नहीं? तो डेंगू फैला था तो किस वजह से फैला था? मॉस्किटो पर कंट्रोल नहीं कर पाए थे हम। तो ऐसे में अपन देख रहे हैं कि डेंगू, चिकनगुनिया वगैरह ये सब फैलेगी मच्छरों से, तो इनके ऊपर भी कंट्रोल रखना पड़ेगा अपने को। इसके अलावा हमने काफी सारी मेडिसिन वगैरह बनाई हैं, वो भी हमारी हेल्प करती हैं। कई सारे एंटीबायोटिक हमारे पास हैं जो कई सारी इन्फेक्शियस डिजीज को ठीक करने की पावर रखते हैं। इसके अलावा अपन ने देखा वैक्सीनेशन भी करवा रहे हैं अभी अपन, कोरोना के खिलाफ टीका लगवा रहे हैं या नहीं? तो ऐसे में अपन ने देखा कि वैक्सीनेशन से हम कई सारी बीमारियों को पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। जैसे स्मॉल पॉक्स वगैरह को खत्म कर लिया है, पोलियो वगैरह भी इंडिया से खत्म हो चुका है। पोलियो इंडिया में नहीं है, इंडिया से पोलियो खत्म हो चुका है। इसके अलावा अपन देख रहे हैं कि डिप्थीरिया वगैरह है, ये भी नहीं होता है अब। तो ये काफी हद तक हमने बीमारियों को खत्म करने की कोशिश की है। कोरोना भी चला जाएगा 2-3 महीने में, आप टेंशन मत लो, क्योंकि जिस स्पीड से वैक्सीन लग रहे हैं, जिस स्पीड से मरीज इन्फेक्ट होकर के ठीक हो रहे हैं, सभी के अंदर एंटीबॉडी बन जाएंगी, तो धीरे धीरे कोरोना की स्पीड कम होती हुई चली जाएगी। इसका मतलब अभी आपको कम से कम 1 साल और परेशान होना पड़ेगा, उसके बाद कोरोना नाम की बीमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल पक्का है एकदम। चलिए जब आगे अपन देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी वगैरह, इससे भी और अच्छे वैक्सीन बन रहे हैं। जैसे आपने पता है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग पर बेस्ड वैक्सीन बनाया था अपन ने, बताइए कौन सा वैक्सीन था जो जेनेटिक में इंजीनियरिंग से बनाया था? हेपेटाइटिस बी का। अच्छा बताइए कौन सी टेक्निक से बनाया था? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और कौन से माइक्रोब में बनाया था? ट्रांसजेनिक ईस्ट में बनाया था।
ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट डिजीज, वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कौन सी पढ़ेंगे? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसका मतलब ये सेक्सुअल कांटेक्ट से होगी, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट रखने वालों के होगी, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट रखने से होगी। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। और इनको अपन क्या बोलते हैं? वेनेरियल डिजीज, या इनको अपन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं। तो क्या क्या कह सकते हैं इनको? एक तो एसटीआई कह सकते हैं, वीडी कह सकते हैं, और आरटीआई कह सकते हैं। जैसे कोई मेल या फीमेल किसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का पेशेंट है, वेनेरियल मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होने वाला इन्फेक्शन, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड इन्फेक्शन को बोलते हैं वेनेरियल। अगर कोई पर्सन किसी एसटीआई से इन्फेक्टेड है और अगर कोई इंसान उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाता है तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब एग्जांपल देखो, गोनेरिया। एग्जांपल क्या है? गोनेरिया। गोनेरिया किससे होगा? बैक्टीरिया से। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? निसेरिया गोनेरी। निसेरिया गोनेरी से होगा गोनेरिया। इसके अलावा सेकंड अपने पास है जेनेटल हर्पीस, जो हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस से होगा। तो यहाँ ये वायरस है जेनाइटल हर्पीस। इसके बाद अपन बात करें जेनाइटल वार्ड्स। जेनाइटल वार्ड्स, इन टेबल में आपको केवल बीमारी का नाम याद रखना है, पैथोजन का नाम याद रखना है, और वायरस का नाम याद रखना है। बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ ये याद रखना है, इसके अलावा इनकी डिटेल नहीं पढ़नी है। ठीक है। सिफिलिस किसकी वजह से होती है? ट्रिपेनोमा पैलिडियम से होती है, और ये बैक्टीरिया है। ट्राइकोमोनासिस ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस से होता है, ये प्रोटोजोआ है। क्लेमाइडियसिस क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस से होता है, ये बैक्टीरिया है। हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है, ये वायरस है। एड्स ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से होता है। तो ये क्या है? एसटीआई हैं। अब इनमें से सबसे ज्यादा डेंजरस इन्फेक्शन कौन सा है? अगर आपसे पूछे इनमें से सबसे ज्यादा डेंजरस इन्फेक्शन कौन सा है, तो एचआईवी। इनमें से देखो, कुछ इन्फेक्शन ऐसे हैं जैसे हेपेटाइटिस बी और एचआईवी, ये सेक्सुअल कांटेक्ट के अलावा, जैसे इंजेक्शन शेयर करने से, जैसे आपको याद होगा ना कि ड्रग एडिक्ट होते हैं जो इंजेक्शन से नशा करते हैं, तो ड्रग एडिक्ट होते हैं, इंजेक्शन से नशा करते हैं, तो एक ही इंजेक्शन से कई लोग नशा लेते हैं। अगर उस ग्रुप में कोई एक भी इंसान पॉजिटिव हुआ तो बाकी सबको फैला देगा। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि ये इंजेक्शन से शेयरिंग होती है, निडल्स, इन्फेक्टेड निडल से होती है, सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट से भी होती है, शेविंग ब्लेड से भी हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा अगर इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड किसी के चढ़ा दिया गया है तो उससे होती है। इसके अलावा इन्फेक्टेड मदर से फीटस में होने के चांसेस भी होते हैं। अब देखो ये सब किस तरह से हो रहा है। जब एड्स पढ़ाएंगे तो उसके ट्रांसमिशन के मेथड पढ़ाएंगे। अब शक्ल पे तो किसी के लिखा नहीं होता कि इन्फेक्टेड है, इसलिए हमको ऐसा व्यवहार ही नहीं करना है जिससे इन्फेक्शन फैले। हर बार इंजेक्शन लगाते समय डिस्पोजेबल सिरिंज का इस्तेमाल करो। नशे से दूर रहो। जरूरी थोड़ी है इंजेक्शन से नशा किया जाए, या नशा करना भी जरूरी नहीं है। ऐसा तो नहीं है जो लोग नशा नहीं करते वो मर जाते हैं। एड्स कॉन्जेनिटल नहीं है, लेकिन हेपेटाइटिस बी तो हो सकता है।
तो इसलिए अपन कह रहे हैं कि ये हमको खुद को समझदारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि सामने वाले के चेहरे पे नहीं लिखा रहता है कि ये एचआईवी पॉजिटिव है या इसको हेपेटाइटिस बी हो रहा है। इसलिए अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। अगर आप बाहर शेव बनवाने के लिए जाते हो तो भी उससे ब्लेड हर बार चेंज करवाएं, रेजर को डिटॉल से धुलवाएं। डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो उसके जो डेंटल इक्विपमेंट्स हैं उनको स्टरलाइज करवाएं। तो इस तरह से अपन बात करते हैं। एड्स में हर बार इन्फेक्टेड फीमेल से बच्चे में जाने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। मतलब इन्फेक्टेड एचआईवी पॉजिटिव फीमेल से भी हेल्दी बच्चा हो सकता है। इसलिए अपन कह रहे हैं कि एड्स इज नॉट अ कॉन्जेनिटल। हर बार नहीं फैलेगा, लेकिन फैलने के चांसेस होते हैं। कॉन्जेनिटल जब बोलेंगे जब मदर पॉजिटिव हो तो बच्चा भी 100% पॉजिटिव ही होगा तब। अब अपन आगे देखते हैं हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज और एचआईवी। ये बीमारियां जो है, यहाँ देखो हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज और एचआईवी ये क्योर नहीं होंगी, ये क्योर नहीं होंगी। इसके अलावा दूसरे डिजीज की बात करें तो अगर उनको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया जाए तो पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। जेनिटल हर्पीज जो है वो हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस से होती है और ये मुंह के आसपास इसमें छाले हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में छाले हो जाते हैं। इसको जेनिटल हर्पीज कहते हैं। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के बारे में देख रहे हैं। चलिए, तो ये चीज इंपॉर्टेंट मार्क करें अपन यहाँ पर, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बन सकता है। हेपेटाइटिस बी हो गया, जेनिटल हर्पीज हो गया, एचआईवी हो गया, ये ठीक नहीं होंगे क्योंकि अभी तक इनका कोई इलाज नहीं। अगर हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगवा लोगे, अच्छा वैक्सीन लगवाना इलाज होता है, प्रिवेंशन होता है? प्रिवेंशन हो रहा है ना, तो इलाज तो अभी भी नहीं हो रहा ना। एक बार इन्फेक्शन हो गया तो फिर ट्रीटमेंट करवा लोगे क्या? नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने को ये ध्यान रखना है कि हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज और एचआईवी ये कंप्लीटली क्योर नहीं होते। इसके अलावा जो बीमारियां हैं, एसटीडी की बात कर रहे हैं अपन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड की, इसके अलावा जो एसटीडी है वो ठीक हो सकते हैं अगर पहले पता लग जाए तो, क्योंकि एचआईवी की तो कोई वैक्सीन भी नहीं है अभी तक। चलिए जी, आगे अपन देखते हैं इनमें से ज्यादातर बीमारियों में जो सिम्टम आएंगे वो क्या क्या आएंगे। सबसे पहले जेनिटल हार्पीज है तो देखो इचिंग भी हो सकती है, जेनिटल ऑर्गन से फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता है, पेन, स्वेलिंग, ये सब हो सकती है जेनिटल रीजन में। इसके अलावा फीमेल जो होती हैं जो इन्फेक्टेड है उनमें ज्यादातर सिम्टम नहीं देखे जाते, इसलिए लंबे टाइम तक उसका पता भी नहीं लगता है कि ये फीमेल इन्फेक्टेड है, और इसी वजह से ये बीमारी जो है वो आसानी से फैलती जाती है। अब देखो, या तो शुरुआत में सिम्टम बिल्कुल नहीं होते हैं या बहुत ही कम होते हैं, इसलिए अपन यहाँ बात करें। इसके साथ सोशल स्टिग्मा भी होता है। सोशल स्टिग्मा, अगर किसी को एसटीडी हो गया है, एसटीआई हो गया तो उसको बताता नहीं, छुपाता है, इलाज कराने नहीं जाता है। उसको ऐसा लगता है डॉक्टर के यहाँ जाऊंगा तो मैं क्या कहूंगा कि मेरे जेनिटल ऑर्गन में ऐसा हो रहा है। तो ऐसे में वो कई बार शर्म के मारे डॉक्टर के पास नहीं जाता है, इसको छुपाता है, और छुपाने से ये बीमारी ठीक नहीं होती और ज्यादा बढ़ती जाती है। इसलिए अपने को बात करते हैं कि अगर किसी के साथ इस तरह की प्रॉब्लम है तो उसको डॉक्टर्स के से डिस्कस करके और ढंग से ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए।
अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट और टाइम से डिटेक्शन हो गया तो इनमें से काफी सारी बीमारियां क्या हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं या दूसरे पर्सन को फैलाने से बच जाते हैं। अब आगे अपन बात करते हैं, अगर इसका इलाज समय पर शुरू नहीं हुआ तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। जैसे देखो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज पीआईडी, जिसमें पेल्विस रीजन में जलन और दर्द होता है। इसके अलावा अगर फीमेल है तो अबॉर्शन हो जाएंगे। स्टिल बर्थ, स्टिल बर्थ की बात करें मतलब एम्ब्रियो पूरी तरह से मैच्योर नहीं होगा, 2 महीने 3 महीने का होने के बाद एबॉर्शन हो जाएगा। तो जो फीमेल एसटीआई का शिकार होती हैं उनमें पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज भी हो सकती है, बार बार एबॉर्शन हो सकते हैं, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांटेशन हो जाता है एम्ब्रियो का, तो वो यूट्रस की जगह कहाँ डेवलप होने लग जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कई बार इससे इनफर्टिलिटी भी होती है और कैंसर भी हो सकता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का कैंसर। तो अपन ये बात करेंगे कि कॉम्प्लिकेशन हो उसके पहले इलाज शुरू करा लेना चाहिए, वरना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। क्योरेबल होती हैं, ज्यादातर एसटीआई क्योरेबल है, शुरू में नाम दे दिए हमने जो क्योरेबल नहीं थी उनके, बाकी तो क्योरेबल है। अब देखो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं वो सोसाइटी, हेल्दी सोसाइटी के लिए एक खतरा होते हैं, इसलिए इनका शुरुआत की स्टेज में ही इनको डिटेक्ट कर लेना चाहिए और उनको पूरी तरह से ठीक करवाने की कोशिश करनी चाहिए, तब जा करके ये सही हो पाएगा। पीआईडी यहाँ लिखा हुआ है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, जिसमें पेल्विस रीजन में दर्द युक्त सूजन आ जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पर भी इफेक्ट होता है। चलिए आगे। भाई जो भी पर्सन अगर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट करेगा उसको ये इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, और ऐसे में ज्यादातर जो इंसान इन बीमारियों के शिकार होते हैं उनका एक खास एज ग्रुप होता है 15 से लेकर के 24 साल तक का, क्योंकि इस एज में ज्यादा जानकारी नहीं होती है लोगों को। तो इसमें क्या होता है कि ये जो अनसेफ सेक्सुअल रिलेशन बना सकते हैं उसके चांसेस ज्यादा होते हैं, और इसीलिए एसटीआई के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या था, फैलोपियन ट्यूब में ही एम्ब्रियो डेवलप होने लग जाता है, यूट्रस तक नहीं जाता है। वनरेबल मतलब जिन्हें ज्यादा खतरा है, वनरेबल मतलब जिन्हें ज्यादा खतरा है। स्टिल बर्थ का मतलब होता है बेबी मैच्योर नहीं हो पाता, 2-3 महीने का एम्ब्रियो होने के बाद खत्म हो जाता है। अब देखो इससे बचने के क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहला, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर। ऐसे इंसान के साथ सेक्सुअल रिलेशन ना रखें जो अननोन हो, या मल्टीपल सेक्स पार्टनर रखने वाले लोग ये आसानी से शिकार हो जाते हैं, तो इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, रिप्रोडक्शन के टाइम पर हमेशा कॉन्डम यूज करें, ये सेफ होता है। अगर किसी को एसटीआई का डाउट है तो उसको क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसको अच्छे से जांच करानी चाहिए। क्वाइटस मतलब मेटिंग, और कंप्लीट ट्रीटमेंट लेना चाहिए अगर उसे कोई बीमारी निकलती है तो। ठीक है, तो ये सारे इसके हो गए प्रिवेंटिव मेजर्स। चलिए जब आगे अपन एड्स की बात करते हैं, और एड्स की फुल फॉर्म बताइए क्या होगी, एड्स की फुल फॉर्म बताइए क्या होगी।
एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? अरे सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो अब इसको नाम से समझने की कोशिश करें। एक्वायर्ड इम्यूनो, अरे दो तरह की इम्यूनिटी पड़ी थी ना, कौन कौन सी पड़ी थी? एक इन्नेट और दूसरी एक्वायर्ड। अच्छा, तो यहां कौन सी इम्यूनिटी में कमी होगी? इन्नेट में या एक्वायर्ड में? तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कमी होने की वजह से जो बहुत सारी बीमारियों के लक्षण आएंगे, क्या बोलेंगे? एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कमी होने से जो बहुत सारी बीमारियों के लक्षण आएंगे उसको एड्स कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? उसको एड्स कहेंगे। तो ये एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर एक्वायर्ड इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी हो जाएगी लाइफ टाइम के लिए। और ये भी ध्यान रखना है कि एड्स इज नॉट अ कॉन्जेनिटल डिजीज। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इसका मतलब इन्फेक्टेड फीमेल से भी नॉर्मल बेबी हो सकता है। एड्स का वायरस हर बार प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करेगा, बहुत रेयर केसेस में इन्फेक्शन होता है। अगर ध्यान नहीं दिया गया, जैसे मान लो कोई फीमेल इन्फेक्टेड है और वो प्रेग्नेंट है, और वो डॉक्टर से जाके बोलती है कि साहब मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं HIV पॉजिटिव हूँ, तो डॉक्टर उसको कुछ दवाइयां देगा और उन दवाइयों से वो जो बच्चा है वो बचा रहेगा। और ऐसे में इसके डिलीवरी के टाइम पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि मदर और बेबी का ब्लड कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो बच्चे में इन्फेक्शन हो जाएगा, तो बच्चा इन्फेक्टेड पैदा नहीं होता। और इसलिए अपन यहाँ कह रहे हैं कि एड्स इज नॉट अ कॉन्जेनिटल डिजीज। एड्स इज नॉट अ कॉन्जेनिटल डिजीज, ये ध्यान रखना है। सिंड्रोम तो पता ही है, ग्रुप ऑफ सिम्टम। सबसे पहली बार जो एड्स का केस आया था वो 1981 में आया था। एड्स का पहला केस कब आया था? 1981 में। और अब पिछले 25 साल से ज्यादा समय हो गया इसको, और इसने 25 मिलियन पर्सन को मार दिया है। तो 1981 से लेके अब तक कितने लोग मार चुका है एड्स? 25 मिलियन। 1981 में यूएसए में रिपोर्ट हुआ था, 1981 में यूएसए में, 1986 में इंडिया में, और आज पूरी दुनिया में है। अब देखो आगे, एड्स कॉज किससे होता है? ये HIV वायरस से होता है। HIV वायरस से होता है, और HIV की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और ये चीज इंपॉर्टेंट मार्क करो, ग्रुप ऑफ वायरस रेट्रोवायरस के से रिलेटेड है ये। रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस मतलब एक ऐसा वायरस जिसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। एक ऐसा वायरस जिसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है जो RNA को DNA में कन्वर्ट कर देता है। जो RNA को DNA में कन्वर्ट कर देता है, ऐसे वायरस को रेट्रोवायरस कहते हैं। अच्छा बताइए, HIV RNA वायरस है या DNA वायरस है? HIV RNA वायरस है, और ये एक एनवलप में बंद रहता है। ये एक एनवलप में बंद रहता है। तो बताइए एड्स कौन से वायरस से होगा?
एड्स के वायरस का नाम क्या है? HIV। HIV कौन से वायरस के ग्रुप से बिलोंग करता है? रेट्रोवायरस किसे कहेंगे? रेट्रोवायरस किसे कहेंगे? जो अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर ले, जो अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा बताइए, आरएनए को डीएनए में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक एंजाइम से, और उस एंजाइम का नाम क्या होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एंजाइम का नाम क्या होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो HIV एक आरएनए वायरस है और ये एक एनवलप में बंद रहता है। किसमें बंद रहता है? एनवलप में बंद रहता है। अब एनवलप किसका बना होता है, ये सब अभी आगे स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। ये देखिए, ये HIV का स्ट्रक्चर है, और ये HIV का स्ट्रक्चर है। तो बताइए यहाँ पर आरएनए कौन सा वाला है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। कौन सा आरएनए है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है। उसके बाद ये बाहर, ये देखिए माचिस की तीली जैसा दिखाई दे रहा है आपको, ये GP120 है। क्या है ये? GP120 है। और ये GP120 हमारी सेल्स पर अटैच होता है। GP मतलब ग्लाइकोप्रोटीन। यहाँ ग्लाइकोप्रोटीन को नंबरिंग दी हुई है, तो ये GP120 है। यहाँ पर ये नीचे वाला हिस्सा देखिए, GP41 है। ये अंदर ग्रीन कलर का जो गोला है वो P17 है। येलो कलर का जो गोला है वो P24 है, ये कैप्सिड है। इसके अलावा ये अंदर, इसके अंदर देखो एंजाइम है। एक तो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो यहाँ दे रखी है, यहाँ पर है प्रोटीएज, और यहाँ पर है इंटीग्रेज। और ये यहाँ पर इसके बॉडी पर MSC प्रोटीन है। MSC पढ़ लिया ना आपने पहले, मेजर हिस्टो कॉम्पैक्टिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, तो ये इसके ऊपर भी होगा। अच्छा बताइए, HIV वायरस में बाहर जो एनवलप है, वो एनवलप किसके चीज से बना हुआ है? एनवलप किसकी चीज से बना हुआ है? GP120, GP41 और लिपोप्रोटीन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? GP120, GP41 और लिपोप्रोटीन से बना हुआ है। अच्छा, HIV का कैप्सिड किससे बना हुआ है? P24 से बना हुआ है। HIV की मैट्रिक्स किससे बनी हुई है? P17 से बनी हुई है। HIV का जेनेटिक मटेरियल क्या है? P मतलब प्रोटीन है, जेनेटिक मटेरियल है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अच्छा बताइए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल हैं। एंजाइम कितने हैं? 3 एंजाइम हैं। कौन कौन से हैं 3 एंजाइम? फर्स्ट है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, फिर प्रोटीएज, फिर इंटीग्रेज। तो एक तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एक प्रोटीएज और एक इंटीग्रेज। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया HIV का। इसको एक बार घर पे मॉड्यूल में HIV का स्ट्रक्चर दे रखा है ना, तो उसको एक बार अच्छे से स्टडी करना और फिर इसको बिना देखे बनाने की कोशिश करना। फिर उसको बिना देखे बनाने की कोशिश करना और लेबल्ड डायग्राम बनाना, क्योंकि इसके डायग्राम की लेबलिंग पर क्वेश्चन आ चुका है पहले।
डायग्राम की लेबलिंग में नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, बोर्ड में तो आता ही है, नीट में भी आ जाता है। ठीक है, फिर आगे अपन देखते हैं HIV। HIV में दो पार्ट हैं, एक एनवलप पार्ट, एक कोर पार्ट। एनवलप पार्ट किस किस से बना है? GP120 से, GP41 और लिपिड की लेयर। GP120, GP41 और लिपिड की लेयर। कोर पार्ट किस किस से बना है? प्रोटीन कोट से। जेनेटिक मटेरियल क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। इसके अलावा एंजाइम है। एंजाइम कौन कौन से हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज और प्रोटीएज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज और प्रोटीएज। MSC के बेस पर ही तो अपनी सेल्स पहचानेंगी कि ये फॉरेन मॉलिक्यूल है। ठीक है, MSC के बेस पर ही तो अपनी सेल्स पहचानेंगी कि ये फॉरेन मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखो HIV का ट्रांसमिशन कैसे होता है? सबसे पहले सेक्सुअल रूट से। सेक्सुअल रूट मतलब बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। सेक्सुअल रूट से मतलब बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। अब यहां पर देखो पेरेंटल रूट, दूसरा वाला रूट कौन सा है? पेरेंटल रूट। इसका मतलब बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। कंटामिनेटेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट से जो ट्रांसमिशन होगा उसको पेरेंटल रूट कहेंगे। इसके अलावा इन्फेक्टेड निडल्स वगैरह शेयर कर रहे हैं लोग बाग आपस में, जो नशा करने वाले ड्रग अब्यूजर होते हैं वो, उससे भी फैल जाएगा। ये भी पेरेंटल रूट था। अब ट्रांसप्लेसेंटल रूट मतलब इन्फेक्टेड मदर से उसके फीटस को पहुंचेगा प्लेसेंटा के थ्रू। इन्फेक्टेड मदर से उसके फीटस तक पहुंचेगा प्लेसेंटा के थ्रू। इसके अलावा इन्फेक्टेड मदर से न्यूबॉर्न बेबी को पहुंचेगा कोलोस्ट्रम के थ्रू। तो अगर कोई HIV इन्फेक्टेड फीमेल है और उसके हेल्दी बेबी प्रोड्यूस हुआ है, हेल्दी बेबी की बर्थ हुई है, तो उसको माँ का दूध नहीं पिलाएंगे फिर, क्योंकि ये कोलोस्ट्रम से भी फैल सकता है। अब देखो आगे, ऐसे लोग हाई रिस्क में होते हैं जो मल्टीपल सेक्स पार्टनर रखते हैं। इंडिविजुअल जो बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा रहे हैं। अच्छा बताइए, कौन सी बीमारी में बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है? रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन किस में चाहिए होता है? थैलासीमिया में चाहिए होता है। तो ऐसे में थैलासीमिया वाले जो पेशेंट्स हैं उनको एड्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर आगे देखो, ऐसे ड्रग एडिक्ट जो कि इंट्रावीनस ड्रग लेते हैं, ऐसे ड्रग एडिक्ट जो इंट्रावीनस ड्रग लेते हैं, किडनी फेलियर वाले पेशेंट्स को भी ब्लड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हीमोपोएटिन जो हार्मोन है वो किडनी से ही रिलीज होता है। इसके अलावा अपन देखते हैं ऐसे बच्चे जो HIV इन्फेक्टेड मदर से पैदा हुए हैं उनमें भी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हर बार नहीं, ज्यादा होते हैं, ऐसा कह रहे हैं अपन। तो बताइए ये सारे तो थे कि किसको चांसेस ज्यादा हैं। इंट्रावीनस का मतलब वेन में इंजेक्शन से नशा लेना। अब एड्स कैसे नहीं फैलेगा ये ध्यान दें। छूने से नहीं फैलेगा, फिजिकल कांटेक्ट से नहीं फैलेगा। जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है HIV पॉजिटिव है, आपको पता नहीं है कि HIV पॉजिटिव है, आपने उसके हाथ लगा लिया या उससे हाथ मिला लिया या उससे गले मिल लिए, इस तरह से नहीं होगा। एक छोटा बच्चा है वो एड्स का पेशेंट है,
उसके गाल पे किस कर दी है, नहीं होगा। आपका फ्रेंड है, वो HIV पॉजिटिव है, उसने बताया नहीं है, आप उसके साथ खाना खा रहे हैं, खाना खाने से नहीं होगा, हाथ मिलाने से नहीं होगा, छूने से नहीं होगा, मच्छर के काटने से भी नहीं होगा। जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं और आपके बगल में HIV पॉजिटिव पेशेंट बैठा हुआ है, एक मच्छर उसको काट करके उड़ता है और दूसरे को काट लेता है, तो अरे होगा या नहीं, नहीं होगा। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं खांसने से नहीं होगा, यानी अगर HIV का पेशेंट बैठा बैठा खांस रहा है और हेल्दी पर्सन उसके आसपास बैठे हुए हैं तो नहीं होगा। अगर वो छींक रहा है तो नहीं होगा। अगर कोई डॉक्टर या नर्स एड्स पेशेंट की देखभाल कर रहे हैं, उसकी देखभाल करने वाले उसके घर के इंसान, उनको भी नहीं होगा। पसीने से नहीं फैलेगा, ये फैलता है दूसरे बॉडी फ्लूइड से, जिसमें ज्यादातर जेनिटल फ्लूइड शामिल होते हैं और ब्लड वगैरह शामिल होता है। ठीक है, अब देखो, ये है एड्स वायरस का रिप्लिकेशन। ये क्या है, एड्स वायरस का रिप्लिकेशन है। अब सबसे पहले तो अपन देखें कि ये रेट्रोवायरस है। अच्छा चलो, ये जो रिप्लिकेशन ऑफ HIV है या एड्स का जो रिप्लिकेशन है वो नेक्स्ट टाइम पे पढ़ाएंगे। अभी आप आपके डाउट पूछ लो, जो भी डाउट है आपको। सबसे पहले अपन देखें कि कई सारे लोगों का ऐसा मानना है कि साहब मच्छर के काटने से क्यों नहीं फैल रहा। जैसे मच्छर ने एक इंसान का ब्लड सक किया और वो दूसरे इंसान के ऊपर जाके बैठा, तो क्या बताओ पहले वाला ब्लड वो पुराने वाले इंसान का ब्लड क्या नए वाले इंसान में डालेगा या नहीं डालेगा? नहीं डालेगा ना, तो इसलिए नहीं फैलेगा। मैलिग्नेंट का मतलब होता है जो बहुत जल्दी से फैल जाए। सलाइवा के अंदर HIV का वायरस वैसे जनरली प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन कोई HIV पॉजिटिव पेशेंट है और उसके मुंह में कट लग रहे हैं, छाले हो रहे हैं, वहां से कुछ सेल्स ट्रांसफर हो जाती हैं, उसके अंदर वायरस हो सकता है, ऐसे नहीं। इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड अगर चढ़ जाए गलती से, वैसे तो आप जो ब्लड बैंक में ब्लड लेने जाते हो वो टेस्ट करके आता है। जैसे आप कहीं ब्लड बैंक में ब्लड लेने गए तो उसके टेस्टिंग चार्जेस जमा कराते हैं और वो टेस्ट होकर के ही ब्लड आपको दिया जाता है। लेकिन अपन ने देखा जैसे कोई पेशेंट थैलीसीमिया का है और थैलीसीमिया वाले पेशेंट को तो बार बार ब्लड चाहिए होता है, ऐसे में हर बार ब्लड बैंक के पास भी ब्लड नहीं होगा। तो अगर कई बार अस्पताल के बाहर कुछ लोग बैठ जाते हैं, ये नशा करने वाले होते हैं और नशे के लिए इन्हें पैसे चाहिए होते हैं और पैसे के लिए अपना ब्लड बेच देते हैं। अच्छा बताओ, अगर ये इंसान इंजेक्शन से नशा कर रहा होगा तो इसके पॉजिटिव होने के चांसेस ज्यादा होंगे, और अगर इसने अपना ब्लड बेच दिया और किसी डॉक्टर ने बिना चेक कराए उसको चढ़ा दिया, तो बच्चा भी बेचारा HIV पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये चीज इसके अंदर ध्यान रखने की है कि ये बॉडी फ्लूइड से फैलता है, छूने से नहीं फैलता है, गले मिलने से नहीं फैलता है, साथ बैठकर खाना खाने से नहीं फैलता है। तो ऐसे में अपने को क्या है, एड्स पेशेंट के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। मालूम चला कि अगर मोहल्ले में कोई HIV पॉजिटिव पेशेंट है तो लोगों ने उससे बात करना ही बंद कर दिया है, उसकी तरफ देखना ही बंद कर दिया है। अगर वो बेचारा नमस्ते कर रहा है तो आप वहां से भाग जाते हैं, तो उसको बुरा लगेगा। सोशल बॉयकॉट नहीं होना चाहिए इनका, क्योंकि अगर सोशल बॉयकॉट होगा तो फिर ये लोग विद्रोही हो जाएंगे।
और उससे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब टेस्ट के लिए आपको जो तैयारी करनी है उसके लिए थोड़े से हिंट्स मैं दे देता हूं आपको। सबसे पहले तो मॉड्यूल की रीडिंग लगाएं अच्छे से। क्या करना है, सबसे पहले मॉड्यूल की रीडिंग लगानी है अच्छे से। जितना पोर्शन पढ़ चुके हो वहां तक का बिगिनर बॉक्स लगा लो। बिगिनर बॉक्स लगाने के बाद मॉड्यूल के पीछे की एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। और जब ये तीनों चीजें हो जाए तो उसके बाद 2 बार आप एनसीईआरटी से रीडिंग कर लो। उसके बाद 2 बार आप एनसीईआरटी से रीड कर लो। और जब आपका ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है, जब आपका ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट माना जाएगा तो एक बार कम से कम मॉड्यूल की अच्छे से रीडिंग लगा करके, उसकी लाइन समझ करके, उसकी एक्सरसाइज, उसके बिगिनर बॉक्स सॉल्व कर लो तो समझ जाओ साहब मॉड्यूल से पूरा हो गया, अब एनसीईआरटी पढ़नी है। और आपको हर चैप्टर में यही करना है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट एनसीईआरटी पर जाओगे तो डायरेक्ट एनसीईआरटी समझ में नहीं आएगी। डायरेक्ट एनसीईआरटी समझ में नहीं आएगी क्योंकि एनसीईआरटी समराइज बुक है। एनसीईआरटी क्या है, समराइज फॉर्म में लिखी हुई बुक है। मॉड्यूल थोड़ा सा इलोबरेट करके लिखा हुआ है। अब देखो, टेस्ट सिलेबस में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस आएगा। उसके बाद इम्यूनिटी में इनेट इम्यूनिटी आएगी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी आएगी, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, एएमआई, सीएमआई। इसके अलावा अपन बात कर रहे हैं बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, प्रोटोजोअल डिजीज में केवल वायरल डिजीज तक आएगा। एलर्जी आएगी, ऑटो इम्यूनिटी आएगी। ठीक है, ये सारी चीजें आएगी। चलिए जी बच्चों, थैंक यू वेरी मच।